हम लोग के साथ है बहुत बड़े क्रिप्टो के व्हेल मोहित बेद। और ये क्रिप्टो व्हेल क्या होता है ये आप लोग को थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा। और हमारे जाने पहचाने बहुत बड़े क्रिप्टो एनालिस्ट, और क्रिप्टो क्या बहुत सारी चीज को एनालाइज करते हैं ये। तो एक क्रिप्टो एनालिस्ट है और एक दूसरे एनालिस्ट है, वो मैं बताऊंगा नहीं मोहित कौन सा एनालिस्ट है। तो आज हम लोग क्रिप्टो करेंसी को लेके पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो अ, चालू करते हैं, जितना जल्दी हो सके हम लोग चाहेंगे जहाँ जहाँ चीज को कवर कर सके। तो लक्ष्य, फिर चालू कर, बता फिर क्रिप्टो के बारे में बेसिकली एकदम मतलब सबसे पहले तो तू हम लोग को ये बता दे कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। बहुत सारे लोग हैं हम लोग में जो जानते ही नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। तो आई थिंक एकदम बेसिक से बता। तो हमारा नाम लक्ष्य है, हम क्रिप्टो के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। और क्रिप्टो करेंसी, सबसे पहले तो इसके नाम में क्रिप्टो है। क्रिप्टो कहाँ से आया? तो क्रिप्टिक। क्रिप्टिक क्या हुआ? तो जो आपको नॉर्मली नहीं बुझाई पड़े कि है क्या चीज। क्रिप्टिक मतलब सीक्रेटिव, जो आप समझ नहीं पाए, बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग। तो इसका नाम असल में क्रिप्टो करेंसी होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें क्रिप्टिक कुछ है नहीं ऐसा। लेकिन चूंकि कंपेयर टू नॉर्मल करेंसी, रुपी, डॉलर, कैनेडियन डॉलर, जापानीज येन, थोड़ा क्रिप्टिक है ये टू द जनरल मैक्रो इकोनॉमिक एक्टर्स, इसको क्रिप्टो करेंसी नाम दिया गया है। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ? क्रिप्टो करेंसी 2009 में स्टार्ट हुआ था। बिटकॉइन कहा जाता है कि सतोशी नाकामोटो एक जापानीज कोडर जिन्होंने ये क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट किया, लेकिन ये एनोनिमस, ये बस एक कोडिंग नेम था, पेन नेम होता ऑथर का, वैसे ही था। कोई नहीं जानता है कौन है नाकामोटो। एक ऑस्ट्रेलियन है कंप्यूटर साइंटिस्ट, उसका क्लेम है कि वो है नाकामोटो, तो किसी और का, मतलब सब लोग ऐसे मिलके बोलते रहते हैं हम हैं, हम बनाए बिटकॉइन, लेकिन किसी को नहीं पता असल में बनाया कौन है। तो बिटकॉइन जो था, इसका स्टार्ट करेंसी बनने के लिए नहीं हुआ था। बिटकॉइन का एक ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन एक सिस्टम है, मतलब ऑनलाइन सिस्टम है, जो कि कंप्यूटर्स वाले लोग ज्यादा बताएंगे अच्छे से। लेकिन असल में इसका बेसिक्स ये है ब्लॉकचेन का कि एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप ट्रांजैक्शंस को, आप मतलब यू कैन ट्रांजैक्ट, आप ट्रांजैक्शंस को उसमें एंटर कर सकते हैं। आप किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, जैसे कि आपको मेरे लिए ये काम करना है या इतना करना है, उसका एक सर्टेन लिमिट होता है, कंडीशन होता है। वो काम करने के बाद उनको एक रिवॉर्ड मिलता है, और वो रिवॉर्ड मिलता है क्रिप्टो करेंसी में, ओवर दिस प्लेटफॉर्म, ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर ही। तो क्रिप्टो करेंसी जो है, ये बस एक उस प्लेटफॉर्म पे यूज होने वाला एक करेंसी का यूनिट है। तो बिटकॉइन का इनिशियली जब इसका डेवलपमेंट हुआ था, तो इसको डॉलर के टर्म्स में प्राइस, मतलब प्राइस नहीं किया गया था। ये इंटेंशन नहीं था कि बिटकॉइन को यूज करेगा लोग स्टॉक मार्केट की तरह से, कि इसको बेचेगा खरीदेगा। इसका इंटेंशन था कि बिटकॉइन को यूज करके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ओवर पेमेंट दिया जाएगा उन चीजों के लिए जिन चीजों को अगर आप रियल वर्ल्ड में करते, बैंक्स का यूज करके, क्रेडिट कार्ड का यूज करके, या इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूज करके, तो बहुत समय लगता और उसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई होता। आप सिंगापुर में बैठ के काम करते, वियतनाम का, तो आपको इंटरनेशनल कॉस्ट लगता है, ट्रांजैक्शन तो बैंक वाला 4 दिन लेता है। क्रिप्टो ब्लॉकचेन के ऊपर सब आज ही हो जाएगा, और यू पे देम इन बिटकॉइन और व्हाटएवर। लेकिन जब ब्लॉकचेन का यूज बढ़ गया, तो बिटकॉइन का डिमांड बढ़ गया, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर अगर हम कुछ काम करवाना है, तो पेमेंट हम उसका क्रिप्टो करेंसी में ही कर सकते हैं, बिटकॉइन में ही कर सकते हैं। तब बिटकॉइन को लोग डॉलर देकर खरीदने लग गया। ऐसे यूज होना शुरू हुआ क्रिप्टो करेंसी का, जिसका रियल यूज केवल ब्लॉकचेन में था उस वक्त। उसका यूज होना शुरू हुआ रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स में। तो ये हो गया क्रिप्टो करेंसी। उसके बाद बहुत सारा क्रिप्टो आ गया जो अलग अलग ब्लॉकचेन पे यूज होता है। एथेरियम यूज होता है, एथेरियम वर्चुअल मशीन पे, ईवीएम पे, और ये सब क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन, एथेरियम। इसका लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ टोकन भी होता है। टोकन्स क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी से अलग होता है क्रिप्टो टोकन्स, क्योंकि टोकन्स का अपना ब्लॉकचेन नहीं होता है, वो दूसरे ब्लॉकचेन पे उसको यूज करके आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। आप आपको जो काम करना है, आप किसी ब्लॉकचेन पे आप कर सकते हैं यूज करके उस टोकन्स को। तो ये हो गया क्रिप्टो का ओरिजिन। और इसके बाद तो बहुत सारा क्रिप्टो है, शिबा इनू, डोगे कॉइन या डोज कॉइन बोलते हैं कुछ लोग, एथेरियम, बिटकॉइन कैश, चेन लिंक, कार्डानो, रिपल, क्या क्या, एक फ्लो की इनू आ गया, अब लॉरा इनू आ जाए तो हमको आश्चर्य नहीं होगा इस पर। तो तो ये है क्रिप्टो का ऐसे पॉपुलर हो रहा है। इसका फायदा ये है कि
बिना किसी बैंक के थ्रू गए हुए, बिना किसी फॉर्मल, आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, आपके पास ई बैंकिंग नहीं है, तो आपको आप कैसे आप तब भी अपने ये काम कर सकते हैं ऑनलाइन ओवर अ प्लेटफॉर्म, बट विदाउट अ बैंक अकाउंट। तो अगर आपके पास एक्सेस नहीं है इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, तो क्रिप्टो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसीलिए इसका पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है। आप अमेरिका में बैठ के अपना काम आप अमेरिका में बैठ के कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं किसी जापानीज या इंडियन आदमी से, और इसके लिए आपको किसी सिटी बैंक, गोल्डमैन सैक्स, बैंक ऑफ अमेरिका, किसी की कुछ जरूरत नहीं है आपको। आप ओवर ब्लॉकचेन आप कर सकते हैं। तो ये इसमें फायदा है, इसलिए इसका पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है। और इसीलिए क्रिप्टो का एक फ्यूचर है। क्रिप्टो को लोग चाह रहे हैं खरीदना डॉलर डॉलर या रुपीज या कुछ भी अपना रियल करेंसी दे करके। तो मोहित, मतलब तुझसे मैं जानना चाहूंगा कि क्रिप्टो के बारे में, मतलब तेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अ, मतलब मेरा बहुत ही बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब तक ये चीज रेगुलेट नहीं होता, इट्स मतलब क्रिप्टो इज नॉट अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैं बोलूंगा कि ये कोई लाइक जैसे लक्ष्य ने कहा कि वी डोंट नो हु इज द इन्वेंटर बेसिकली जिसने क्रिप्टो को बनाया। एज एन इन्वेस्टमेंट यूज हो रहा है क्रिप्टो, क्योंकि हम लोग को लगता है कि हाँ चलो क्रिप्टो इज अ स्केयर्स यूनिट, और वही नए नए कॉइन्स आ रहे हैं, डोजी कॉइन, शिप कॉइन, बट स्टिल लाइक क्रिप्टो जो करेंसी वर्ड यूज करते हैं, लाइक ये बहुत खतरनाक वर्ड है। क्रिप्टो बीइंग इवन बीइंग कंसिडर्ड एज अ करेंसी, ये मेरे को सही नहीं लगता कि वो बहुत ही फार फेच्ड आइडिया है, अनलेस थोड़ा रेगुलेट हो कि भाई पता चले कि हाँ एक तो इतना वोलेटाइल है तो करेंसी तो बोलना ही नहीं चाहिए। मतलब अगर ऐसे ऊपर नीचे कोई भी क्रिप्टो का प्राइस होता है तो लाइक वो करेंसी नहीं होती। ये है मेरा मतलब काइंड ऑफ, मेरे को मतलब सारे सारे करेंसी क्रिप्टो कॉइन्स ही करेंसी मीम लगते हैं। करेंसी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इसमें इन्वेस्ट करने से करेंसी चल जाती है। करेंसी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इसमें इन्वेस्ट करने से करेंसी चली जाती है, एकदम सही बात। मतलब कुछ ये हाथ पाँव नहीं है ना इस चीज का, बस कैसे भी हो रहा है, कुछ रेगुलेशन नहीं है। क्या बहुत देखते हैं भाई, क्रिप्टो शार्क्स बोलते हैं हम लोग। ये लोग एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके अचानक से ये लोग काइंड ऑफ कंट्रोल करते हैं क्रिप्टो का प्राइस बेसिकली। तो जब तक ये सब चीजें, क्रिप्टो तब तक वेव्स। क्रिप्टो इज नॉट अ, हाँ एग्जैक्टली, क्रिप्टो वेव्स, तो इट्स नॉट अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट ना। तो मेरे को सारे कॉइन मीम कॉइन्स ही लगते हैं और कुछ नहीं है। बीट बिटकॉइन, तो एथेरियम, जो भी हो, मेरे को सब मीम कॉइन्स ही लगते हैं एक तरीके से। बस तो फन लक्ष्य, वे चल रहे हाँ हैं। हाँ, मतलब बोल। नहीं हो गया मेरा मतलब, वही बोल रहा है कि बस चल रहा है, लोगों को नया खिलौना मिला है, खेल रहे लोग। जब तक रेगुलेट नहीं होगा तब तक ऐसे ही है। अच्छा, तो मोहित मेरे को ये चीज बता कि मतलब जैसे एक क्रिप्टो में, मान ले कोई क्रिप्टो बाई किया, तो उसका प्राइस बढ़ता और घटता कैसे है डेली बेसिस पे? डिमांड है ना, लाइक प्योर डिमांड, लाइक बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड वाला चीज है, और कुछ नहीं है। तुम बाय कर रहे हैं, लेट्स से तुम एक स्पेसिफिक, सो देयर आर टू वेज जहां तक मेरे को पता है। एक होता है क्रिप्टो माइनिंग, जो ट्रेडिशनल वे है, जो लक्ष्य ने कहा, बेसिकली तुम कुछ माइन कर रहे हैं तो यू गेट क्रिप्टो कॉइन्स एज अ रिवॉर्ड, वो एक अलग चीज हो गई। हम्म। और जो नेक्स्ट वे इज बेसिकली जो अभी सब फेमस है कि बियांसे, या मतलब जो भी बेसिकली जो ये एप्स है, बाइनेंस हो गया, या हम लोग के क्या कॉइन स्विच कुबेर करके एप्स है, इसके अंदर हम लोग बाय करते हैं, हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं कि भाई लेट्स से सपोज इस क्रिप्टो कॉइन को मैं इतने रुपीज में खरीदना है मेरे को। अगर कोई किसी के वॉलेट में इतना क्रिप्टो है, वो आपको बेचने के लिए राजी है, तो वो बोलता है कि ओके मैं इतने में सेल कर रहा हूँ, और ये ट्रांजैक्ट मतलब बेसिकली ऑर्डर ऑर्डर जैसे नॉर्मल प्लेस होता है वही होता है। तो ये जस्ट प्योर सप्लाई एंड डिमांड है। तो और यही चीज है ना कि ये चीज रेगुलेटेड नहीं है। अब जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ है, अपर अपर सर्किट, लोअर सर्किट, वो कुछ चीज है। तो हर एक देश का कुछ एक रेगुलेशन है, वो रेगुलेट करता है कि हाँ कोई जान के प्राइस इन्फ्लेट ना करे, या कोई जान के प्राइस डिग्रेड ना करे। क्रिप्टो में ये चीज नहीं है। तो शार्क्स हो गए, क्रिप्टो वेव्स हो गए, वो कंट्रोल कर सकते हैं एक तरीके से। और हम लोग देखते हैं, हम लोग ने बहुत मीम कॉइन्स में ये देखा है कि एक दिन के अंदर प्राइस कहाँ पहुंच गया, +200%, +100%, और अगले दिन ही पूरा का पूरा गिर गया। मेरा तो मानना है कि उसमें क्रिप्टो वेल्स का हाथ रहता है। हम्म। जैसे कि मोहित जो मतलब एक दिन में कुछ खरीदे, तो बहुत ज्यादा खरीद लिया तो वो प्राइस बढ़ जाता है। तो तो एग्जैक्टली बेसिकली ना, एक, मतलब सप्लाई एंड डिमांड है बस, और कुछ नहीं है। हाँ मतलब सिंपल भाषा में अगर कहा जाए, तो जितने ज्यादा लोग ऐसे खरीद रहे हैं उतना ज्यादा बढ़ेगा हाँ, प्राइस। लेकिन और प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है। मतलब मेरे को जहाँ तक समझ है कि एनएफटीज का एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी समझ में आता है, एनएफटीज के वाया इथेरियम का। बिटकॉइन को लोग बोलते हैं कि डिजिटल गोल्ड है, बट
मैं नहीं मानता, क्योंकि इसलिए नहीं मानता क्योंकि और जैसे रुपीस है बेसिकली, तो रुपीस को तुम एक पॉइंट के बाद तोड़ नहीं सकता। लाइक 1 रुपए का सिक्का हो गया, मे बी 50 पैसे तक तोड़ सकते हैं, 25 पैसे तक तोड़ सकते हैं। अब बिटकॉइन के अंदर पहले 1 बिटकॉइन था, उसके बाद लोग आ गए 0.1 बिटकॉइन, फिर आ गए 0.01 बिटकॉइन, फिर आ गए 0.001 बिटकॉइन। एक तरीके से बस डेसिमल के राइट हैंड साइड में जीरोस ऐड करते जाओ, तो काइंड ऑफ लोग बोलते हैं कि इट्स लिमिटेड, बट मेरे को नहीं लगता कि ये कोई स्टार्स या कोई लिमिटेड ऑप्शन है। बस एक के बाद एक डिनोमिनेशंस कम करते जा रहे हो, बस वो 0.0000 करके कुछ करते जा रहे हैं। तो काइंड ऑफ मेरे को एक अनलिमिटेड पूल ही लगता है बिटकॉइन, मतलब फॉर एनी करेंसी। लक्ष्य मुझे ये बताना, मतलब बहुत सारा क्रिप्टो का मैं सुना हूँ कि क्या मतलब सारा क्रिप्टो का लिमिटेड सप्लाई रहता है, या सबका कोई ऐसा है जिसका अनलिमिटेड है, कोई का जैसे इतना है फिक्स्ड है कि हाँ इतना ही टोटल प्रेजेंट है वर्ल्ड में? इस तो बारे में थोड़ा कुछ बताओ। तो जैसे बिटकॉइन का एग्जांपल लेकर स्पेशली, तो बिटकॉइन एक खास अमाउंट ऑफ बिटकॉइन पीरियोडिकली रिलीज होता है या बनता है, जो शायद 2030 या 40 तक बनने का प्लान है। उसके बाद वो एक कैप हो जाएगा, उतना ही रहेगा वर्ल्ड में। और ये जो रिवॉर्ड, मतलब नया कैसे बनता है, रिवॉर्ड दे करके माइनिंग का और बिटकॉइन माइनिंग। और तो मतलब जो होता है ट्रांजैक्शन का स्पीड, कितना ब्लॉक एंटर हुआ पर सेकंड, उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि एक ब्लॉक वैलिडेट करने का एक खास अमाउंट ऑफ बिटकॉइन उसका रिवॉर्ड है। तो आप एक खास समय में एक खास अमाउंट ऑफ बिटकॉइन ही अर्न कर सकते हैं। दैट मींस ओनली दैट अमाउंट ऑफ बिटकॉइन कैन बी एडेड टू द एंटायर सिस्टम, एंटायर सप्लाई। अब 2030 के बाद या 40 जो भी एग्जैक्ट डेट है, उसके बाद ये भी बंद होने वाला है, ये कैप होने वाला है। तो सप्लाई जो रहेगा बिटकॉइन का एकदम लिमिट हो जाएगा वर्ल्ड में। और तब जो है सप्लाई नहीं बढ़ेगा। सप्लाई डिमांड का जो अभी अभी प्योरली मार्केट बेस्ड डिसीजन हो रहा है प्राइस का, सप्लाई और डिमांड का प्योर। कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं है अभी, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन जिस दिन सप्लाई कैप हुआ उस दिन ये प्राइसिंग मैकेनिज्म पूरा चेंज हो जाएगा। अब प्राइसिंग मैकेनिज्म कोलैप्स करेगा या प्राइसिंग मैकेनिज्म स्टेबल होगा, ये नहीं अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन चेंज करेगा एकदम ड्रास्टिकली। हमको ये नहीं पता है ऑनेस्टली कि सारा क्रिप्टो करेंसी का ऐसे कैप फिक्स है कि कुछ क्रिप्टो करेंसी अनलिमिटेड होता रहेगा ऐसा। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि अगर किसी क्रिप्टो करेंसी का आइडिया ये रहा कि हम अनलिमिटेड इसको इंक्रीज करेंगे, और उसका अगर मान लो अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड पर ब्लॉक हाई हुआ और ट्रांजैक्शन का रेट भी हाई हुआ, तो उसका वैल्यू गिरते ही जाएगा। कि जितना ज़्यादा उसका सप्लाई बढ़ेगा मार्केट में, वैल्यू गिरते जाएगा। तो जितना भी मेरे ख्याल से सीरियस क्रिप्टो करेंसी है उसको वो यही करेगा कि उसको कैप कर देगा, ताकि लोग को एक इंसेंटिव रहे कि अरे साला इतना ही होगा, जल्दी जल्दी करो, इसको खरीदो, इसमें इन्वेस्ट करो। वरना अगर अनलिमिटेड सप्लाई है तो उसका वैल्यू कम रहेगा मार्केट में। एग्जैक्टली। मतलब तुम दोनों ने बताया क्रिप्टो माइनिंग के बारे में, तो क्या मतलब कोई भी बैठ के घर से ऐसे माइनिंग कर सकता है क्या? मतलब जहाँ तक तुम लोगों ने कहा कि माइनिंग करने से कुछ मतलब क्रिप्टोज हम लोग को उसके बदले मिलते हैं, जैसे अगर बिटकॉइन माइन माइन किया तो उसका जैसे 0.1 बिटकॉइन या ऐसा कुछ हम लोग को मिलता है। तो क्या कोई भी कर सकता है, या मतलब कितना हद हद तक ये पॉसिबल रहता है और कितना रिक्वायरमेंट रहता है? थोड़ा इस बारे में बताओ। बता मोहित भाई, कंप्यूटेशनल पावर कितना चाहिए? माइन माइन हाँ एग्जैक्टली, तो कंप्यूटेशनल पावर पे डिपेंड करता है। सो लाइक अगर फिगरेटिवली सेइंग कि हाँ कोई भी घर पे बैठ के माइन कर सकता है उसको, मतलब अब फिर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉइन माइन कर रहे हैं। जैसे बिटकॉइन स्टार्स बहुत स्केयर हो गया, लाइक ऑलमोस्ट 90%, मोर देन 90% ऑफ बिटकॉइंस ऑलरेडी माइंड हो चुका है। तो शायद मैं अब तुमको ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होगा बेसिकली, जो ब्लॉक्स को वेरीफाई करने के लिए। तो बिटकॉइन माइनिंग अभी हार्ड है। अब ऐसे बाकी अब जैसे अब जो नए बिटकॉइंस निकल रहे हैं, मे बी उनकी माइनिंग थोड़ी इजी होगी, बट इट डिपेंड्स कि आप कौन से ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हो एंड कौन से ब्लॉकचेन को माइन करना है और कितना क्रिप्टो बचा है एक्चुअल में माइन करने के लिए। तो एक तरीके से वही हो गया कि मतलब कोई कोल माइन है या कोई गोल्ड की माइन है, अब 90% ऑफ सोना अगर निकाल चुके हो उस माइन से, तो उसके बाद निकालने में और दिक्कत होगा ना, और ज्यादा खोदना होगा। वही सेम चीज क्रिप्टो में कि अब ज्यादा कंप्यूट करके तुमको देखना होगा कि हाँ whether this blockchain is correct or not, या फिर ये वेरीफाइबल है कि नहीं। तो ऐसे बोलने के लिए कोई भी माइन कर सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन योर सेटअप और क्या माइन करना चाहते हो एक्चुअली। और मतलब एक तरह से मैं कहूँगा, अगर तो अभी के टाइम में क्रिप्टो माइनिंग करना बहुत इतना ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर की ज़रूरत है कि अकेले
बहुत मुश्किल हो जाता है। वो लोग शायद टीम अप होके कर रहे हैं और फिर टीम अप शायद होके जो कर रहे हैं लोग, हाँ अलग टीम्स बिटकॉइन बनती है उसके हाँ, लिए। हाँ इसमें एक और बिटकॉइन बड़ा जो भी फैक्टर आ है रहा ना। है उसको हाँ, बोल बोल बोल। डिवाइड कर ले रहे हैं आपस में। मतलब वही बोला था कि प्रॉफिट जो हो रहा है उसको आपस में डिवाइड कर ले रहे हैं। क्योंकि अब जैसे मोहित ने बोला कि बिटकॉइन को माइन करना अभी और ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जैसे एक लिमिटेड सप्लाई है, बहुत अच्छा तरीके से उसने बताया कि जैसे अगर गोल्ड माइन कर रहे हैं, तो उसमें से अगर 90% निकल चुका है, तो 10% और निकालना तो और ज़्यादा मुश्किल है। बस तो बस उस तो इसीलिए ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर लग रहा है, ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर का ज़रूरत पड़ रहा है मशीन्स में, और फिर जब उसको निकाल रहे हैं वो लोग, तो उसके बाद उसका प्रॉफिट जो है इक्वली बाँट ले रहे हैं आपस में। तो इसी कारण एवरी फ्यू इयर्स जो रिवॉर्ड का जो रेट है, आप एक ब्लॉक वैलिडेट करेगा तो उसको इतना रिवॉर्ड मिलेगा, वो एग्जैक्टली आधा होता है। एवरी 3-4 इयर्स ऐसे करिए, एग्जैक्टली हाफ। हाँ ये हाफ होता रहेगा तब तक जब तक कि सारा क्रिप्टो माइन, सारा बिटकॉइन माइन हो चुकेगा। वो जो बोले हम 30 से 40 तक उसका जो टाइम होराइजन है। ये दूसरा बात, ये माइनिंग इसलिए भी डिफिकल्ट है कि ये एनर्जी प्राइस पे, कॉस्ट बहुत डिपेंड करता है, बिजली के दाम पे। 24 घंटे बहुत कुछ लोग अपना 6-7 कंप्यूटर लगा करके, फैन लगा करके, कूलिंग फैन हर सीपीयू में लगा करके 24 घंटे करता है हर दिन क्रिप्टो माइन। तब क्योंकि अगर उतना नहीं लगाओगे तो पैसा भी नहीं तुमको पूरा पड़ेगा। तुम जो जब तुम कंप्यूटर खरीदोगे, रेंट पे लोगे रूम, ये फैन लोगे, बेस्ट सिस्टम लोगे, बेस्ट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लोगे, उसका खर्चा भी नहीं निकलेगा अगर उतना उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो उतना ही ज्यादा कैपेसिटी से माइन करना पड़ता है। तो बिजली कितना खर्चा हो, बिजली मतलब धड़ल्ले से बेहिसाब बिल आएगा बिजली का। इसलिए कुछ खास कंट्री में क्रिप्टो माइनिंग का हब्स बना हुआ है। जॉर्जिया कंट्री जो हो गया, चाइना, जॉर्जिया चाइना में जैसे उन लोग का हाइड्रो पावर का एक खास लेक या रिवर के पास क्रिप्टो माइनर्स का एकदम हेवन है वो। चाइना तो खैर बंद करवा दिया उसको कुछ कारण से, जॉर्जिया अभी भी क्रिप्टो माइनर्स का हेवन है। एकदम डर्ट चीप रेट पे वहां पे बिजली मिलता है उनको। और ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो करेंसी माइन कर रहे हो, तुमको क्रिप्टो करेंसी चाहिए, तो तुम्हारा ये स्टार्टअप कॉस्ट हो गया, कंप्यूटर, सीपीयू, रेंटेड रूम, दोज हु कैन कोड, ग्रुप ऑफ पीपल, उनको भी अपना नौकरी छोड़े करना पड़ेगा, या जो जैसे भी कर रहे हैं उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तुम $80,000 $1,00,000 तुम कमा सकते हो यहाँ पे अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में, तुम यहाँ पर अगर तुम माइन करोगे तो यू शुड हैव एटलीस्ट दैट लेवल ऑफ रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसीलिए ये सब कंसिडरेशन माइनिंग बहुत जाता है, और माइनिंग अब डिफिकल्ट होते जा रहा है, चूंकि जैसे मोहित भाई बोला कि इसका रिवॉर्ड कम होते जा रहा है, इसीलिए ये लेस एंड लेस लुक्रेटिव है माइनिंग। तो लेकिन माइनिंग जो होता है, ये जिस सिस्टम के अंदर होता है उसको कहा जाता है प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम, POW। एक नया सिस्टम पॉपुलर हो रहा है, प्रूफ ऑफ स्टेक, POS। प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है? प्रूफ ऑफ वर्क में आपको एक्चुअल लिटरल मीनिंग है, वर्क करिए, आप कोड करिए, आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करिए, आप वैलिडेट करिए, आपको मिलेगा ये रिवॉर्ड। एक्चुअल कंप्यूटिंग पावर, एक्चुअल कंप्यूटिंग वर्क। प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है? आपके पास ऑलरेडी जितना क्रिप्टो है आप उसको दांव पे लगाइए, और आप एक तरह से जिम्मेवारी लीजिए कि ये ब्लॉक वैलिड है, और तब उसको वैलिडेट करिए। अगर वो वैलिडेट नहीं हुआ या उसको इनवैलिड पाया गया, तो आपका जो क्रिप्टो है वो गया। अगर हो गया तो आपको वो क्रिप्टो मिलेगा, और रिवॉर्ड में क्रिप्टो मिलेगा, आपको अपना क्रिप्टो मिल जाएगा, रिवॉर्ड में क्रिप्टो मिलेगा। तो इससे क्या होता है, कंप्यूटेशनल पावर कम यूज होता है, बिजली का कॉस्ट बचता है, और तो माथा पच्ची नहीं होता है। लेकिन इसमें ये होता है कि जिसके पास ऑलरेडी क्रिप्टो है, तो कितना 50,000 $1,00,000 का, वो लोग बेस्ट सूटेड है इसको माइनिंग करने के लिए, तो पैसा से पैसा बनता है। तो इससे क्रिप्टो माइनिंग में इनइक्वालिटी बढ़ता है इस सिस्टम से। तो ये नया सिस्टम, दोनों सिस्टम का अपना फायदा अपना घाटा है। मतलब